Okay, let's do the revision of atomic structure. This is a quick revision. You're not supposed to study from this. मैं मानता हूँ कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये एक जस्ट फास्ट रिवीजन वीडियो है ताकि याद आ जाए. आई बिलीव कि आपको पढ़े हुए कम से कम 2 or 3 months have gone by and now you want to revise the atomic structure. तो fast and important points करते हैं हम लोग. The first topic that we are taking today is Bohr model, which I think is by and large the most important topic of atomic structure. तो बोहर का मॉडल क्या था कि मास इज सेंट्रलाइज्ड, electrons revolve around nucleus in circular quantized orbits. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात उसने बोली थी वो ये थी कि क्वांटाइज्ड है, ये क्वांटाइज्ड, राइट. तो हम ये याद रखना है कि क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट को फर्स्ट यूज़ करने वाला बोहर था. सबसे पहले बोहर ने क्वांटाइजेशन वर्ड यूज़ किया था. तो राइट, क्वांटाइजेशन इज़ बेसिकली एन इंग्लिश वर्ड. इट एक्चुअली मीन्स कि हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज़. तो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं और तो इसकी किस बारे में फिक्स्ड वैल्यूज़ थी. तो ही गेव वी कम अप विद सम ऑफ द फिक्स्ड वैल्यूज़. क्या है, सबसे पहले आ गया हमारे पास energy of electron in the nth orbit. Energy of the electron in the nth orbit. ये कितनी हो गई जी, ये हो जाती है -z² m e⁴ अपॉन 8π² n² h² ε0². नाउ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान देना है वो है mass, right. So what is mass? This mass we take as reduced mass का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है. तो reduced mass क्या होता है जी, तो reduced mass is m1 m2 upon m1 plus m2. तो reduced mass of the system, ठीक है जी. तो क्या सिस्टम है जी, राइट. तो ये है न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है जी. तो इसका हम मास निकालना चाहेंगे तो अब किसका मास पुट होगा जी, तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा जी, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ आपको ये याद रखना है कि mass of proton plus mass of electron will be almost equal to mass of proton. तो हमारा क्या बन गया ये, तो ये बन गया mass of proton into mass of electron upon mass of proton. तो ये कट गए, ठीक है. therefore mass of electron आ जाता है, ठीक है जी. लेकिन ये हर बार ज़रूरी ऐसा नहीं है. अगर वो मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, वो कहता है पॉजिट्रोनियम, ठीक है, फॉर पॉजिट्रोनियम. पॉजिट्रोनियम क्या होता है जी, पॉजिट्रोनियम होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है. कॉमन सेंटर ऑफ मास है इनका, ठीक है जी. तो दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी. तो अब अगर हम इसका दोनों ई से रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज ले रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, राइट. तो रिड्यूस मास कितना हो जाएगा जी, रिड्यूस मास हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों का मास तो सेम ही होगा, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कितना हो जाएगा जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन 2me. तो कितना हो जाएगा जी, me अपॉन 2. तो अब आप यहाँ पुट कर देंगे, राइट.
तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी सेम डिस्टेंस के लिए। सेम डिस्टेंस के लिए एनर्जी जो है वो हाफ हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ ध्यान देनी है इसमें कि मास जो है वो रिड्यूस मास होता है। दूसरा इसमें हमने क्या क्वांटाइजेशन करी, हमने करी रेडियस की, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। ये कितना हो गया जी, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m² z। तो इसमें भी मास का रहेगा, तो मास ये भी रिड्यूस मास है, ये भी रिड्यूस मास रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिट्रॉन का ही क्वेश्चन डालेगा, कोई भी क्वेश्चन डालेगा, अब आप निकाल सकते हो मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, तो ये हो गया। तो अब हम चलते हैं कि एनर्जी की वैल्यूज़ क्या थी, वो हमने याद की थी। एनर्जी की वैल्यूज़ थी -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है जी, ठीक है जी। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -21 इंटू 10 की पावर -19 z² और n² जूल्स पर एटम। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1314 z² और n² किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, राइट। ओके, देन वी ऑल्सो नो दैट total energy will be equal to potential energy plus kinetic energy। ठीक है जी, and potential energy will be equal to -2 times kinetic energy। ठीक है जी, तो अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो कितना आ जाएगा जी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू लेट अस से पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, काइनेटिक एनर्जी को हमने सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जो हमने किया हुआ है पहले भी, कि व्हाट हैपन्स, थोड़ा शॉर्टकट में क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाट हैपन्स व्हेन इफ potential energy of first Bohr orbit of hydrogen is made 0। तो भाई देखो क्या होगा, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, 2-3 क्वेश्चन किए होंगे। तो है क्या, ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई, इसकी टोटल एनर्जी हुई -13.6, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी माइनस, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो -13.6 डिवाइड बाई 4, ये कितनी हो जाएगी, -13.6 डिवाइड बाई 9। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी -27.2। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी 0 करनी है तो क्या करना होगा, -27.2 है तो मुझे इतनी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो इतनी जब हम टोटल इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी को फ़र्क क्या पड़ेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कितनी थी, -27.2 थी, और ये कितनी थी, ये 13.6 थी। तो अब अगर इसको 0 करना है तो मुझे क्या करना होगा, इतनी एनर्जी ऐड करनी होगी। तो हमने इसमें एनर्जी ऐड कर दी प्लस 27.2 जस्ट टू मेक इट 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 13.6 हो गई।
इसकी टोटल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, +13.6 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी अब, n=2 की कितनी हो जाएगी, n=2 की अगर हम निकालना चाहें तो देन इट विल बिकम -13.6/4 +27.2, जो भी आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से सब में ऐड हो जाएगी, ये इधर भी सेम अमाउंट ऐड होगा, इसमें ऐड किया तो इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा। रेफरेंस पॉइंट चेंज किया हमने, फर्स्ट का अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 कर रहे हैं तो इसका मतलब सबका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, सबका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो सब में उतनी इतनी अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन किए थे इस तरह के हमने। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो हमने इसमें किया था वो था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास जी, फॉर्मूला हमारा हो गया ZE²/2ε0 n × h। तो याद क्या रखना है इसमें याद रखना है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो अगर वो बोले कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है इलेक्ट्रॉन का मास, तो हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास से इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी, ये याद रखना। ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या हो गया जी, इनकी वैल्यूज़ थी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितना था, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, राइट। एंड वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन कितनी थी, 2.18 × 10⁻⁶ z/n मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना। ठीक है जी, तो रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, RPS रेवोल्यूशंस पर सेकेंड कितना हो जाएगा जी, तो पर सेकेंड है तो वेलोसिटी पर सेकेंड होती है, तो इसको ऊपर रख लेना अपन ने, VN/RN। ठीक है जी, तो VN हो गया 2.18 × 10⁻⁶, 2.18 × 10⁻⁶ z/n/0.529 × 10⁻⁻10। ये तो हो गया एंगस्ट्रॉम के लिए। ठीक है जी, और इंटू n²/z x दिस। तो इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें तो कांस्टेंट इंटू z²/n³, तो हम कह सकते हैं RPS इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³ फॉर एन एटम। ठीक है, ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये RPS हो गया। तो अब टाइम पीरियड अगर हम निकालना चाहें, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन फॉर सिंगल रेवोल्यूशन। तो T विल बी इक्वल टू 1/RPS। तो यहाँ से हो जाएगा। इसके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन हमने किया था कि फॉर एन एटम रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 orbits is 4:1, then what will be the ratio of revolutions per seconds। ठीक है जी, तो अपने को पता है R1/R2 विल बी इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो है n के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आ गया 4/1, तो N1/N2 आ गया 2/1। तो रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू RPS 1/RPS 2 विल बी इक्वल टू N2/N1 का क्यूब
तो आ जाएगा 1/2 का क्यूब 1:8 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब क्या है, अब हमने रेडबर्ग वाले फॉर्मूले किए थे, तो उसमें क्या था, ये न्यूक्लियस था, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और बना लेते हैं 6, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ से आए, कहीं से आए, तो ये हो गया लाइमन सीरीज। तो N1 = 1। सिमिलरली 2 वाला जो लाइन बाल्मर, N1 = 2। Paschen series, bracket series, N1 = 4। Fund series, N1 = 5, and last was Humphrey, N1 = 6। तो इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, when electron jumps from outer to inner, when electron jumps from outer to inner, energy is liberated in the form of light, in the form of light। और उस लाइट का वेवलेंथ कितना होगा जी? 1/λ = r(z²) 1/n1² - 1/n2²। n2 मस्ट बी ग्रेटर देन n1, वरना आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। r की वैल्यू 101967700 मीटर इनवर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1.1 × 109 होगा, ये 1 नहीं है, 109677700 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स ले लेते हैं, राइट। और सेंटीमीटर में हो जाएगा 1.1 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ये याद रखना, ठीक है जी। ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, मीटर इनवर्स है, ठीक है जी। Z एटॉमिक नंबर हो गया, ओके, ये वेवलेंथ हो गई। अब इसमें जो बातें हमने याद रखनी थी वो ये कि फॉर फर्स्ट लाइन, जिसको अल्फा लाइन बोल सकते हैं, अल्फा लाइन में N2 = N1 + 1, किसी के लिए, किसी भी सीरीज के लिए, हर सीरीज के लिए वैलिड है। एंड सेकेंड लाइन बीटा लाइन N2 will be equal to N1 + 2, so on and so forth, है ना। और लास्ट लाइन के लिए N2 = इन्फिनिटी। एक तो ये बात याद रखनी है हमने। दूसरी क्या बात याद रखनी है कि 1/λ लार्जेस्ट का फॉर्मूला होता था r(z²) 1/n1² - 1/n1 + 1²। मतलब ये लार्जेस्ट लाइन होगी, इसका मतलब ये लार्जेस्ट लाइन होगी, लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी ये, ठीक है जी। और 1/λ शॉर्टेस्ट हो जाएगी r(z²)
n1 स्क्वायर, मतलब n2 को हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया है। तो इसमें क्या रहेगा, ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए ये यूज़ हुआ। इसमें अब जो ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी गिवन है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 1/λ लार्जेस्ट कैपेबल ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सेम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। अब यहाँ हमने कहा था व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जम्प्स फ्रॉम आउटर टू इनर एनर्जी इज लिबरेटेड। तो पार्ट बी, इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी मूव्ड outside, energy in the form of light or heat has to be supplied। उसी का ये क्वेश्चन है कि कितनी लार्जेस्ट वेवलेंथ हम फेंक सकते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, कैपेबल ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बोहर। बोहर का फेलियर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। एक चीज़ जी बस इतना ही है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग इसका फेलियर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।